नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल दिव्या ज्ञान पे। और मेरा नाम है दिव्या मिश्रा। आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक हमारा संबंधित है कि शिक्षण कौशल से, जो हम एक पार्ट इसका आ चुका है। अब आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे शिक्षण कौशल से आगे। और आज हमने समझना है इसमें महत्वपूर्ण घटक को, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन जाता है कि ये घटक निम्न में से किस कौशल से संबंधित है, और हम तभी इसका आंसर दे पाएंगे जब हमने इस कौशल के बारे में अच्छे से थोड़ा समझा होगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं शिक्षण कौशल के महत्वपूर्ण घटक। शिक्षण कौशल, हमने जो हमारा पार्ट 1 है उसमें शिक्षण कौशल के बारे में मैंने बताया कि शिक्षण कौशल क्यों, शिक्षण कौशल का जो प्रयोग किया जाता है, या हम जिस ट्रेनिंग लेते हैं शिक्षण, हमारे अंदर ऐसे कौशल आ जाएं जिससे हम बेहतरीन टीचिंग करवा सके। इसके लिए कौन सा प्रविधि या किस प्रोसेस के दौरान हमें ये स्किल्स आते हैं। तो हमने माइक्रो टीचिंग की उसमें बात करी थी, और माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है ये भी समझा था। उसी में हमने समझा था कि माइक्रो टीचिंग के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर शिक्षण कौशलों का विकास कर सकते हैं। और उसमें हमने 5 या 6 मेरे द्वारा बताए गए थे जो शिक्षण कौशल हैं। और आज उन्हीं शिक्षण कौशल को आज हम 1 बाय 1 समझेंगे, क्या इनके घटक हैं और किस तरीके से हमें एग्जाम में ये अपने आप ही याद आ जाए। कुछ इस तरीके से हमने आज इसको समझना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला कौशल जो मैं लेके आई हूँ वो है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल के नाम से आपको पता है कि व्याख्यान कौशल में क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है बच्चे को। जिस कॉन्सेप्ट को हम बताना चाहते हैं, बच्चे को उससे संबंधित पूरे जो नॉलेज होता है, जो उसकी सूचनाएं हैं, बच्चे तक पहुंचाना है। तो व्याख्यान में हमें व्याख्या देना होता है बच्चे को। और इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि जो व्याख्यान कौशल है या व्याख्यान जो हम करवाते हैं, ये छोटी क्लासों के लिए उतना ज़्यादा जो है उपयोगी नहीं होता, क्योंकि बच्चों का उतना चिंतन विकास, मानसिक विकास नहीं हुआ होता है कि हम किसी टॉपिक को उन्हें सीधे मौखिक रूप से व्याख्यान करें और बच्चे आसानी से समझ जाएं। तो ये छोटे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता, पर बड़े बच्चों के लिए बहुत उपयोगी जो मेथड है, व्याख्यान मेथड जो है, लेक्चर मेथड है, बेस्ट मेथड है। और इस बेस्ट मेथड को हम बेहतरीन तरीके से प्रयोग कर पाएँ, इसके लिए हमें इसका कौशल या इसकी स्किल्स हमारे अंदर पूरी तरह डेवलप होनी चाहिए। और उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है वांछित व्यवहार, और एक इसी के बाद लिखा है अवांछनीय व्यवहार। पहले हम इसको समझ लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हम टीचिंग करवा रहे होते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, शिक्षक के द्वारा भी हो जाती है, गलती से ही सही, कुछ ऐसी चीज़ें हम बोल देते हैं शायद कहीं ना कहीं वो बच्चे को आघात कर जाए या बच्चे की रुचि को ख़त्म कर दे। तो एक शिक्षक को तभी इन चीज़ों का, या हम कहें तभी इस कौशल का जो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमें उन चीज़ों का ध्यान रहे कि जो बच्चे के व्यवहार में अग्रसर परिवर्तन करे, या हम कहें वांछनीय परिवर्तन करे, जिससे हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की रुचि भी बनी रहे, और जो हम जिस उद्देश्य से शिक्षक क्लासरूम के अंदर जा रहा है उस उद्देश्य की वो पूर्ति कर सके। तो लेक्चर देते वक्त किन बातों को हमने ध्यान पे रखना है, तो सबसे पहले हमें वांछनीय व्यवहार लाना है एक शिक्षक को इस कौशल का प्रयोग करते वक्त, और अवांछनीय व्यवहार को कम से कम करते हुए, या हम कहें ना के बराबर या बिल्कुल ही क्या करना है, उसका परित्याग कर देना है। तो ये वांछनीय व्यवहार कौन कौन से हमें व्याख्यान कौशल के अंतर्गत लाने हैं अपने अंदर। तो पहला इसका कंपोनेंट जो बात की जाती है वो है उपयुक्त प्रारंभिक और निष्कर्ष कथन। तो पहला जो हम बात करें कंपोनेंट की व्याख्यान कौशल की, तो वो बात करता है कि यदि एक शिक्षक कक्षा में किसी संप्रदाय को बच्चे को समझा रहा है, तो वो क्या समझाना चाह रहा है, उसका टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, या किस उद्देश्य से वो टॉपिक समझाने की जो योजना बनाई है एक शिक्षक ने कि बच्चे को इस टॉपिक या इस संप्रदाय को समझाना है, तो उसके उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट होंगे तो टाइटल क्या है ये बच्चे तक आराम से पहुँचेगा कि इस जो संप्रदाय शिक्षक के द्वारा बताया जा रहा है इसका मकसद क्या है, या इससे बच्चे का कैसा विकास होगा, बच्चे को इस संप्रदाय के द्वारा किस प्रकार का नॉलेज या सूचना बच्चे तक पहुंचेगी। तो प्रारंभिक जो कथन होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चा समझ जाए और उसका इंटरेस्ट पूरे लेक्चर में बना रहे। तो उपयुक्त होना चाहिए प्रारंभिक कथन, और निष्कर्ष भी अंत में आपने अपना कॉन्सेप्ट बच्चे तक पहुंचा दिया है। अब बच्चे को क्या है कि इस कॉन्सेप्ट का निष्कर्ष क्या निकला, या बच्चे तक क्या मैसेज गया है इसका। तो निष्कर्ष कथन बताना जरूरी है कि संप्रदाय का उसके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उस कॉन्सेप्ट का या उस टॉपिक का बच्चे की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये निष्कर्ष बताना भी क्या है, जरूरी है। तो आप हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी टॉपिक को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं,
और इसकी उपयोगिता बच्चे के लिए कितनी है, तो ये हम सभी जानते हैं। तो उसका हमें वही उपयुक्त होना चाहिए, वही बेस्ट होना चाहिए। इसके बाद निष्कर्ष भी इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को समझा है या हमने जो उद्देश्य बनाए हैं वो परिपूर्ण हो रहे हैं जिस उद्देश्य से वो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो निष्कर्ष कथन उसमें जरूर होना चाहिए। इसके अलावा व्याख्यान सेतुओं का प्रयोग। अब व्याख्यान सेतु क्या कहते हैं, जब आप लेक्चर दे रहे हो ऐसा ना हो कि आपने एक स्टेटमेंट बोली और उसके बाद ही अगली स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट से बिल्कुल ही अलग है। अगर बिल्कुल ही अलग हो जाए तो बच्चे भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी रुचि वहाँ पर खत्म हो जाती है। जहाँ से उनमें कंफ्यूजन वाली स्थिति आएगी तो इंटरेस्ट अपने आप ही क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि सेकंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कुछ सेतु किस प्रकार से हम एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं, जैसे हम प्रयोग कर लेते हैं फलस्वरूप, जबकि, क्योंकि, परंतु, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से क्या करते हैं, कनेक्ट करवाने में मदद करते हैं। तो आप जब एक शिक्षक द्वारा व्याख्यान दी जाती है तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर उन सेतुओं का प्रयोग होना चाहिए जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, जो उस लाइन को उस जो व्याख्या दी जा रही है उसको क्या करें, कंप्लीट करें। इसके बाद तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण घटक है, आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान। तो जैसे कोई भी कठिन शब्द बीच में व्याख्यान देते वक्त कुछ ऐसा शब्द आ गया जिसे आपको प्रतीत हो रहा है कि बच्चा उसे समझने में क्या कर रहा है, कंफ्यूजन हो सकता है या बच्चे को समझ नहीं आएगा। तो जहाँ से एक शब्द का अर्थ बच्चे को नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो पूरी लाइन को सही तरीके से क्या नहीं कर पा रहा है, डिकोड नहीं कर पा रहा है। तो डिकोडिंग के लिए, ताकि बच्चे के मस्तिष्क में उस स्टेटमेंट के प्रति जो भी इसका अर्थ निकलना है वो सही तरीके से निकले, इसके लिए जरूरी है कि आप उस आवश्यक बिंदु को क्या करें, उसकी व्याख्यान कर दें। तो ये सारे वांछित व्यवहार या वांछित जो परिवर्तन होते हैं बच्चे में लाने के लिए ये व्याख्यान कौशल के अंतर्गत आना बहुत ज़रूरी है। और इसी में बात करी हमने लास्ट इसकी बोध परीक्षण। जब आपने उस व्याख्यान को बच्चे तक पहुंचा दिया या अपना जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है, तो अब ये जानना भी ज़रूरी होता है अंत में कि बच्चा उसको समझा है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए बोध परीक्षण या से बच्चे से 1 by 1 क्वेश्चनिंग करके पूछा जाता है। किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका आप टेस्ट ले सकते हैं कि बच्चा आप जो उद्देश्य बना के गए हैं वो परिपूर्ण हुए हैं या नहीं हुए। तो ये बोध परीक्षण, तो ये सारे घटक इसके हैं व्याख्यान कौशल के। और कैसे घटक हैं ये वांछित व्यवहार, ये ऐसे घटक हैं जो बच्चों में वांछनीय व्यवहार को लेकर आएगा। तो ये आते हैं वांछनीय व्यवहार में। इसके अलावा क्या चीज़ शिक्षक ने नहीं करनी है या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए, निष्कर्ष कथनों का प्रयोग। मतलब कुछ ऐसे कथन बोल दें स्टेटमेंट में, बच्चा आपको लग रहा है कि बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में, और कुछ ऐसा बोल दें कि जो बोलना नहीं चाहिए एक शिक्षक को, एक बच्चे को, कि उसके मानसिक स्तर पर कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़े। तो ऐसे कथनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पे जो टर्म दिया है वो दिया है अवांछनीय। इसके साथ साथ कथनों में निरंतरता का अभाव। ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हैं और आप बीच बीच में रुक जा रहे हैं, आप सही तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके का नहीं होना है, इसका अभाव नहीं हो, निरंतरता, रुकना नहीं है बीच में। आप जो इस स्टेटमेंट को बोल रहे हैं आपको उसको प्रॉपरली और आराम से बोलना है। इसके अलावा प्राविकता का अभाव, मतलब आपका प्रभाव जो बन रहा है वो आपका एक समान बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे आपने बहुत तेज़ी से बोला और कहीं पर आप बहुत लंबा पॉज ले गए, क्योंकि पढ़ाते वक्त या व्याख्या करते वक्त एक जो हम कहेंगे पॉज वाली जो स्थिति होती है उसका जो समय अंतराल होता है वो बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो समय अंतराल कभी बहुत लंबा हो जाए और कभी बिल्कुल ही ना हो। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि प्रभाविकता होनी चाहिए। इसके अलावा अनुपयुक्त शब्दावली और अस्पष्ट शब्द, तो ऐसे कोई भी शब्द का प्रयोग क्लास में नहीं करना है या बच्चों के सामने नहीं रखने हैं जो कि उस कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझने में दिक्कत करें या उनकी रुचि को ख़त्म करें। इसके अलावा या कोई ऐसे भी मुहावरे का जो उसमें ज़रूरत नहीं है, उस जो कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर भी आप कुछ ऐसे अनुपयुक्त मुहावरे यूज़ कर दे रहे हैं, तो ये भी क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे बच्चों के लर्निंग में, सीखने में ये बाधा लेके आएंगे। तो ये है व्याख्यान कौशल के। अब देखिए साथियों, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो व्याख्या सेतु का प्रयोग किया जाता है ये किस घटक से संबंधित है। तो व्याख्या कौशल दे देगा, ये दे देगा उद्दीपक परिवर्तन कौशल दे देगा, या किसी भी प्रकार का श्यामपट्ट कौशल दे देगा। तो ये किससे संबंधित है, तो जब हमें पता होगा कि ये
इस कौशल के दौरान यूज़ किया जाता है या ये इससे संबंधित है, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो ये हुई हमारी पहले व्याख्या कौशल। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कौशल की ओर। अब है उद्दीपक परिवर्तन कौशल। उद्दीपक परिवर्तन कौशल क्या बताता है कि जब आप बच्चे को समझा रहे हैं, उस समझाने के दौरान आपने कैसे बच्चे का इंटरेस्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनाए रखना है। जब आप व्याख्या कर रहे हैं कि आप मौखिक रूप से सिर्फ बोलते ही जा रहे हैं या फिर आप बिल्कुल आपको देखकर ही बच्चे को ऐसा फील हो रहा है कि शिक्षक में पढ़ाने के प्रति रुचि नहीं है, तो कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने एक टीचिंग के दौरान। तो उस समय इस कौशल के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, हर उस बच्चे के इंटरेस्ट को जगा सकते हैं। जो हो सकता है कि कुछ बच्चे स्टार्टिंग में काफ़ी रुचि से ध्यान से सुन रहे हैं आपके लेक्चर को, और बाद में आपको पता चल रहा है कि धीरे धीरे वो बच्चे में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। तो आपने उस समय क्या ऐसा स्टेप लेना है कि बच्चे का जो रुचि है वो बनी रहे। तो ये कौशल के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला घटक है संचलन। संचलन का मतलब होता है मूवमेंट करना। तो कक्षा में जब पढ़ाने के दौरान क्या करना है, मूवमेंट करना है। मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट होना चाहिए, ऐसी गति होनी चाहिए कि बच्चे का ध्यान जो हो आकर्षित हो टॉपिक के प्रति, आपके प्रति, आप क्या संप्रदाय बता रहे हैं उसके प्रति बच्चे का ध्यान आकर्षित हो। तो इसके लिए दो प्रकार से मूवमेंट होता है। एक ऐसा मूवमेंट ना हो कि आप बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, तो जो आप समझाना भी चाह रहे हैं तो बच्चा डिस्टर्ब हो जा रहा है, ऐसा भी ना हो। और ऐसा भी ना हो कि आप एक ही जगह पे खड़े हैं और बच्चे को ये लगे कि चलो टीचर अब पीछे आएंगे नहीं, तो वो आपस में ही बातचीत या किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस क्लास में कर रहे हैं। तो उचित संचलन होना भी, इसका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको उतना ही मूवमेंट करना है जितने में एक बच्चा सजग रहे आपकी क्लास में। तो ये पहला इसका घटक है। तो पूछा गया है, ये एक बार एलटी एग्जाम में पूछा भी गया है कि हाव भाव, इसमें गेस्चर करके दिया था कि गेस्चर जो है ये जो कौशल घटक है किस कौशल से संबंधित है। तो अगला जो है हाव भाव। हाव भाव में किस प्रकार का आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको कैसी स्टेटमेंट है और उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपने हाव भाव को चेंज करना है। आपको लगता है कि वो कहीं पर करुणा वाली चीज़ है तो आपकी आवाज़ में उतना उतार चढ़ाव होगा। यदि आपको लग रहा है कि कोई मतलब जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ आक्रामक या क्रोधित वाली चीज़ें लिखी गई हैं, तो आपको बताते वक्त बच्चे को वही फील करवाना है जो स्टेटमेंट में लिखा गया, कि बच्चे उसको फील कर सकें। तो ये हाव भाव चेंज होना भी जरूरी है। तो ये किसका घटक है, ये भी है उद्दीपक परिवर्तन कौशल का। इसके अलावा वाक स्वरूप परिवर्तन, वॉइस चेंज जिसे बोलते हैं। तो वॉइस चेंज में भी क्या करना है, आपको वॉइस चेंज में ही मेनली आपको ध्यान देना है कि आपको कहाँ पर पॉज करना है, क्या आपकी आवाज़ बहुत तेज़ी से तो नहीं हो रही कि बच्चे को सुनने में ही बहुत चुभन सी महसूस हो रही है, या बहुत धीमी कि आगे वाले बच्चे सुन पा रहे हैं पीछे वाले बच्चे नहीं सुन पा रहे। तो इस चीज़ को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा केंद्रण, फोकसिंग, बच्चे को आपको अपने कॉन्सेप्ट की ओर फोकस करवाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बीच बीच में यदि आप किसी भी टीचिंग मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं, एड्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको बच्चे को संकेत करते हुए बताना है कि बच्चों जरा ध्यान से इसे देखिए, या किसी भी प्रकार का ऐसा शब्द या ऐसा स्टेटमेंट जो बच्चे को क्या कराए, फोकसिंग कराए। तो केंद्रण भी किस कौशल के अंतर्गत आता है, उद्दीपक परिवर्तन कौशल के। तो आपने स्टिमुलस वेरिएशन लेके आना है, अपने मतलब टीचर को अपने अंदर लाना है। अपने अंदर लाने का सीधा सा अर्थ होता है कि टीचर का जिस तरीके का बिहेवियर होगा बच्चे उसी बिहेवियर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ध्यान में रखते हैं, और उसी प्रकार से वो अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। इसके अलावा अंतःक्रिया शैली परिवर्तन, इसमें क्या, इंटरेक्शन। एक टीचर को इंटरेक्शन कैसे करना है, बच्चे पहले एक बच्चे के साथ, जैसे पूरी क्लासरूम है, पहले कुछ बच्चों के साथ, इसके बाद एक इंटरेक्शन कुछ इस तरीके का हो कि पहले कुछ बच्चों के साथ किया जाए, 2-4 बच्चों के साथ किया जाए, फिर इंटरेक्शन पूरी क्लास के साथ किया जाए। ये इंटरेक्शन जो करना है ये टॉपिक को बताते हुए ही करना है कि हम जब पढ़ा रहे हैं तो 2-4 बच्चों को पहले देखते हुए, फिर अगले 2-4 बच्चों को देखते हुए, इसके बाद पूरी क्लास को एक साथ एक नज़र में देखते हुए, इसके बाद जब ये इंटरेक्शन हो जाता है तो कुछ ऐसा टाइम भी आता है जहाँ बच्चे आपस में भी क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो 3 प्रकार के इंटरेक्शन इसमें किए जाते हैं, टीचर का कुछ बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ, और बच्चों का बच्चों के साथ। तो ये भी किससे संबंधित है, ये भी उद्दीपक परिवर्तन कौशल से संबंधित है। इसके अलावा मौन विराम, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि कहाँ पे कितना पॉज लेना है, ये जरूरी, इसके अपने आप में बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि मौन विराम जब लिया जाता है, जब पॉज लिया जाता है, तो कई बार ऐसे बच्चे भी सतर्क हो जाते हैं जो उस समय ध्यान ना दे रहे हों, स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हैं, जो आप टॉपिक समझा रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है और अचानक आपने पॉज ले लिया, तो वो भी क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। तो मौन विराम भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मौखिक दृश्य परिवर्तन, अब क्या करना है, मौखिक दृश्य परिवर्तन में भी कुछ इस तरीके के आपको चेंज करने हैं। जैसे मैं कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के दौरान यदि मैं किसी भी टीचिंग एड्स का यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि मैं उनको सिर्फ दिखा ही रही हूँ। सिर्फ दिखाते रहेंगे तो वो भी बच्चे में नीरस पैदा कर देगी। मैं मानचित्र लेके आई, मैं मानचित्र लगाया और मानचित्र को हटाया ही नहीं। तो पहले तो स्टार्टिंग में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और देखते हैं। उसके बाद जब ये ज़्यादा टाइम तक रहे तो बच्चों में क्या होती है, उबस सी आती है। तो कहाँ पर कितना मुझे बोलना है, कहाँ पर मुझे टीचिंग एड्स का यूज़ करना है, इसका भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर ध्यान होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि सिर्फ मौखिक रूप से ही बताया जा रहा है, ऐसा ना हो कि सिर्फ दृश्य में ही दिखाया जा रहा है। तो इसका जो होता है प्रॉपर जो मैनेजमेंट होता है, इसका भी क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि यदि क्लास में आप पढ़ाते वक्त आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सहायता की ज़रूरत है बच्चों की, आप बच्चों की सहायता के द्वारा हो सकता है, तो इन्वॉल्वमेंट ज़रूर करवाना चाहिए बच्चों का, कि इन्वॉल्वमेंट होगा तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें रुचि लेते हैं। और सभी बच्चे, ऐसे बच्चे भी जो इस टॉपिक को नहीं समझ रहे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपना पार्टिसिपेशन देने में जरूर आगे आते हैं। तो ये सारी जो घटक हैं वो किससे संबंधित है, उद्दीपक परिवर्तन कौशल से स्टिमुलस वेरिएशन लेके आना है। तो इसको हम किस तरीके से ध्यान रखेंगे कि हमें मूवमेंट ज़्यादा चलना नहीं है और ज़्यादा चुप नहीं रहना, या ज़्यादा लंबे समय तक बहुत तेज़ी से या बिना पॉज किए हुए ही नहीं बोलना। इसके अलावा हमें वॉइस को कम ज़्यादा इसकी पिच देखनी है कि वॉइस कितनी होनी चाहिए। तो जितने भी परिवर्तन, जो भी शिक्षण कौशल के दौरान एक शिक्षक में परिवर्तन लाएगा, वो सारे किसके अंतर्गत होंगे, उद्दीपक परिवर्तन कौशल के। और ये तभी संभव है जब इस कौशल का क्या हो, एक शिक्षक को नॉलेज हो। अब अंतिम हम पहुंचते हैं पुनर्बलन कौशल पे। पुनर्बलन कौशल में भी वांछित व्यवहार से आप समझ गए, जिन व्यवहारों का प्रयोग करके बच्चों में वांछनीय परिवर्तन लाने हैं, उन व्यवहारों को क्लास में करना है। ऐसे व्यवहार जिससे बच्चे की जो है सीखने की प्रवृत्ति कम हो, जिज्ञासा कम हो, रुचि कम हो, तो ऐसे व्यवहारों को शिक्षक को नहीं करना, तो इन व्यवहारों का परित्याग शिक्षक को करना है। तो ये सारे अवांछनीय व्यवहार हैं। जैसे पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल हम सभी जानते हैं, ये अपने आप में ऐसा कौशल है जो बच्चे को मोटिवेट करता है, उसमें उत्साहन लेकर आता है कि बच्चे अपने स्वयं से सीखने के लिए वो जिज्ञासु रहते हैं। तो ये तभी रहते हैं जब ये पुनर्बलन कौशल बच्चों को या पुनर्बलन बच्चों को दिया जाता है। और इसका विकास तभी होगा जब हम क्या करेंगे, पुनर्बलन कौशल एक शिक्षक को उसकी नॉलेज होगी। तो किस प्रकार के पुनर्बलन बच्चे को दिए जाने चाहिए, तो पहला है सकारात्मक की बात करें तो सकारात्मक शाब्दिक, सकारात्मक अशाब्दिक और अतिरिक्त शब्द। तो सकारात्मक शाब्दिक में यदि बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो आपने शब्दों से बोलकर उसे बोलना है, जिसमें आप बोलेंगे बहुत अच्छा, और इस तरीके से वेरी गुड, या किसी भी तरीके से आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, आप आगे को इस तरीके से करते रहिए। तो ये सारे कैसे शब्द हो गए, सकारात्मक। और ये सुनते ही बच्चे में क्या होता है, उस काम के प्रति और ज़्यादा रुचि बढ़ जाती है। वो यही सोचेगा कि मुझे इस कार्य को और बेहतरीन तरीके से करना है, जिससे मुझे दोबारा इस तरीके का क्या मिले, पुनर्मलन मिले, या इस तरीके की मेरी तारीफ हो। तो ये सकारात्मक शाब्दिक में आता है। और सकारात्मक अशाब्दिक में, जिसमें एक शिक्षक को बोल के नहीं करना है, आपने देना है। जैसे किसी बच्चे ने अच्छा काम किया या किसी क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपने स्माइल करी, तो वो एक स्माइल ही बच्चे को क्या करती है, उत्साहित कर देती है और अग्रसर करती है वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके का, जिसमें आपने पॉजिटिव, आपको बच्चे तक अपना जो पॉजिटिविटी है वो पहुंचानी है, वो भी बिना बोले हुए। तो ये कैसे वो आ जाएंगे, किस में आ जाएगा, पुनर्बलन कौशल के अंदर, ऐसा पुनर्बलन जो बिना बोले दिया जाए। इसके अलावा अतिरिक्त शब्द, जैसे कई बार ना ही हम स्माइल करते हैं, ना ही हम मुंह से बोलते हैं, तो कई बार हूँ हाँ करके भी क्या किया जाता है, इस तरीके का बच्चे को पुनर्बलन दिया जाता है। तो वो आ जाते हैं आपके अतिरिक्त
शब्द में। इसके अलावा अवांछनीय में जो चीज़ें नहीं करनी है, जैसा नकारात्मक शाब्दिक कुछ ऐसा बच्चे से कि तूने गलत किया या किसी भी तरीके से गलत शब्दों का प्रयोग, तो ये नहीं करना है। तो ये आता किसके अंतर्गत है? अवांछनीय व्यवहार के अंतर्गत। तो ये ऐसा पुनर्बलन बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना है। ना ही इस प्रकार का अशाब्दिक कि बच्चे को देखते ही मतलब गुस्सा, आपको बच्चे ने गलती करी है तो आप बहुत बड़ी आंखों से उसे देख रहे हैं, तो उसे खुद आपके सामने या कुछ बोलने में उसे पहले ही झिझक हो जा रही है, तो ऐसा किसी भी प्रकार का अशाब्दिक पुनर्बलन बच्चे को नहीं देना है। इसके अलावा गलत व दोषपूर्ण प्रयोग, कभी ऐसा ना हो कि आप बिना वजह ही बच्चे ने कुछ ऐसा कार्य भी नहीं किया तो आप उसको पुनर्बलन देते जा रहे हैं। सकारात्मक ही सही है, नकारात्मक ही किसी भी प्रकार का नहीं देना है। देना तभी है जब आपको लगे या उस कार्य के लिए जिसमें बच्चे में वो कार्य करने के प्रति रुचि बढ़े, वो भी सकारात्मक वे में बढ़े, पॉजिटिव वे में बढ़े, उस तरीके से आप पुनर्बलन दिया जाना है। ऐसा पुनर्बलन बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है जो उसमें नकारात्मक या नेगेटिविटी को प्रमोट करे। तो इस चीज़ ये आता है दोषपूर्ण और गलत पुनर्बलन में। तो साथियों, आज हमने चर्चा कर ली। अब हम सभी जानते हैं कि ये जो हम कौशल का प्रयोग करते हैं टीचिंग के दौरान 1 by 1 नहीं करते, हम सभी को का समावेशन एक साथ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो विषय वस्तु है आप क्या लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, इस पर डिपेंड करता है। और सभी कौशलों को एक साथ हमें करना होता है। व्याख्यान देनी है तो हमें स्टार्टिंग से जो टॉपिक है, टाइटल है, प्रारंभ कैसे करना है, इस पर हमें ध्यान देना होता है कि प्रारंभ इस तरीके से करना है कि बच्चे में रुचि बनी रहे। हमें निष्कर्ष भी और लास्ट में कंक्लूजन भी इस तरीके से देना है कि बच्चे में उस संप्रदाय के प्रति जो सकारात्मक जो है सोच उभरे, उसकी जो नॉलेज बने वो सही दिशा की ओर बने। इसके अलावा हमें सारी चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं, बस हमें ये ध्यान में रखना होता है कि किस कौशल का किस घटक से संबंध है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही कुछ 4 या 5 महत्वपूर्ण जो कौशल हैं उसके घटकों को भी इसी तरीके से समझेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।